हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं संतोष सर, बिहार टीचर एकेडमी, जो बीपीएससी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, बिहार स्टेट, सुपर टेट, केबीएस इत्यादि की तैयारी कराता है, वो आपसे जुड़ चुके हैं। मेरे साथियों, दो बातें आपके लिए। सफलता जिस ताले में बंद होती है वह दो चाबियों से खुलती है। साथियों, सफलता जिस ताले में बंद होती है वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम है और दूसरा दृढ़ संकल्प है। साथियों, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। साथियों, इसी के साथ आज हम निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के साथियों, आज के क्लास शुरू करने से पहले माँ गायत्री के ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र मन ही मन बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण, जैसे कि एक डॉक्टर जो रोगी को बुलाता है, उपचार करता है, उसके बीमारी के बारे में जानता है, जानने का प्रयत्न करता है, उसी तरह से एक शिक्षक अपने बच्चों को निदानात्मक परीक्षण करके उसे उपचारात्मक शिक्षा देता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा एक डॉक्टर जोगी नहीं होना चाहिए, रोगी होना चाहिए। रोगी के उपचार करने से पहले उसकी बीमारी, प्रकृति का प्रकार, लक्षण का निदान करता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्रों को गणित के अध्ययन में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, वह कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार गलतियाँ करते हैं तथा क्यों गलतियाँ करते हैं आदि का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं। हम अब आगे देखते हैं निदानात्मक का अर्थ क्या होता है। निदानात्मक जानना या पता लगाना। शिक्षक पहले निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों की कठिनाइयाँ का निदान करते हैं, तदुपरांत उसको अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ से मुक्त कराने के लिए उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले शिक्षक निदान करता है, उसके बाद उसको जो है निदान, जैसे कि बच्चे कैसे गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर बच्चे के प्रश्न में सब समस्याएं आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, कहाँ गलतियाँ करते हैं का पहले पता लगाते हैं। उसके बाद उसे उपचारात्मक शिक्षण यानी उपचार किया जाता है। सिम्पसन महोदय योकम के अनुसार
उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। ये सही है। अतः प्रभावी शिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण बहुत ज़रूरी है। साथियों, निदानात्मक शिक्षण में को करने से पहले महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन विद्यार्थियों को खोजना चाहिए जिन्हें समस्या होती है। आप अपनी क्लास में जाइए या मन ही मन आप अपने बीते हुए दिनों को याद कीजिए कि किस तरह आप जो है वर्ग में जो है कठिनाइयाँ होती थी, तो सर जो पूछते थे तुम्हें कहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, टूट ये कहाँ हो रही है। जब आप किसी मैथ के प्रश्न को बनाते थे तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम होती थी, सर पूछते थे कहाँ पे जो त्रुटि हो रही है, क्या तुमने जोड़ घटाव सही से किए हैं, गुना भाग सही से किए हैं। आप बताते थे सर यहाँ पर छूट गया है या नहीं छूटा है, त्रुटि क्यों हो रही है, आप इसे पता कीजिए। निदानात्मक परीक्षण मुख्य उद्देश्य विशेषता करना है, ना कि आकलन करना। यानी निदानात्मक परीक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य जो है विश्लेषण करना है। निदानात्मक उद्देश्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्लेषण करना, ना कि आकलन करना। निदानात्मक परीक्षण गुणात्मक होते हैं, ना कि मात्रात्मक। निदानात्मक शिक्षण जो है वो क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं, ना कि मात्रात्मक। निदानात्मक शिक्षण के प्रकार को आप देखते हैं। पहला प्रकार होता है शैक्षणिक निदानात्मक परीक्षण, एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट। दूसरा होता है शारीरिक निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन डायग्नोस्टिक एजुकेशन। गणित संबंधी कमजोरियों एवं विशिष्टता का पता लगाना होता है, पिछड़े बालकों की पहचान करना होता है। निदानात्मक शिक्षण का जो है हम उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला जो होता है कि गणित में कमज़ोर एवं विशिष्ट का पता लगाना होता है। जो बच्चे कमज़ोर है उसको पता लगाना होता है, पिछड़े बालक का पता लगाना होता है। गणित विषय की अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार करना होता है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना होता है। जब बच्चे की समस्या कहाँ हो रही है, कहाँ पर बच्चे त्रुटियाँ कर रही हैं, उसे पता करने के बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना होता है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना एवं बालक केंद्रित बनाना। मेरे साथियों, NCF 2005 जो यह बताती है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे के समझ में आता है या नहीं आता है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक ही पढ़ाए और शिक्षक ही समझ ले, तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। साथियों, शिक्षा जो है हमेशा जो है किसके केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए। साथियों, जो आप पढ़ा रहे हैं वो उसमें भी आप परिवर्तन ला सकते हैं कि बच्चे की किस तरह से पढ़ाए कि बच्चे को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप ही अपने ही पढ़े और अपने ही समझे, बच्चे जहाँ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, 7वां बिंदु है छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षणिक निर्देशन देना एवं उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना।
बच्चे जिस विधि से समझ रहे हैं उसी विधि से समझाना। आप बच्चे को खेल खेल विधि से भी जो है मैथ जो है सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जिसे आप खेल खेल विधि के आधार पर भी आप कर सकते हैं। नैदानिक परीक्षण के चरण, स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। शैक्षणिक निदान के मुख्य रूप से 5 चरण में माने जाते हैं जिनके आधार पर प्रक्रिया को बनाया जाता है। मेरे साथियों, यह पता करना कि वह कौन से छात्र हैं जो कठिनाइयाँ का सामना कर रहे हैं, अर्थात समस्यात्मक बालक की पहचान करना। जब हम नैदानिक परीक्षण के चरण की बात करते हैं यानी शैक्षणिक निदान की मुख्य रूप से 5 चरणों में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो हो जाता है यह होता है कि कौन से छात्र हैं जिसे कठिनाइयाँ हो रही है, जिससे समस्या हो रही है प्रश्न को हल करने में, यानी हम अर्थात कह सकते हैं कि समस्यात्मक बालक की पहचान करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कि यह जानना कि बालक से त्रुटि कहाँ हो रही है। जैसे ही हम नैदानिक परीक्षण में बात करते हैं दूसरे बिंदु को हम रखते हैं कि बच्चे की त्रुटियाँ कहाँ हो रही हैं। तीसरे बिंदु की हम बात करते हैं कठिनाइयाँ। त्रुटि की प्रकृति को जानने के बाद यह जानना कि त्रुटि का कारण क्या है। बच्चे त्रुटि किस कारण कर रहे हैं, बच्चे के समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या बच्चे आपके द्वारा बताए गए शिक्षण को समझ रहे हैं, बच्चे में ध्यान ना दिया हो, यानी जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे ने पढ़ाने वक्त जो है प्रश्न को हल करते वक्त ध्यान नहीं दिया हो, अनियमित उपस्थिति हो, बच्चे जो है नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, या आप जहाँ पे बच्चे को शिक्षण दे रहे हैं वहाँ पर जो है पढ़ते दिन बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, जिस दिन आप उस क्लास को ले रहे हैं बच्चे उस दिन जो अनुपस्थित हो, बच्चे में बीमारी हो। यह भी हो सकता है कि बच्चे में कुछ जो है शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से भी जो है समस्या की वजह से बच्चे जो है नहीं समझते हैं। विषय की कठिनाइयाँ, क्या बच्चे के लेवल से, बच्चे के मानसिक आयु से क्या वो जो है विषय जो है क्या ऊपर बनाया गया है। समझ का स्तर, क्या बच्चे में अभी जो है समझ का स्तर नहीं हुआ है या हुआ है। इस सब का जो है पता करना जो है किसका कार्य है, निदानात्मक शिक्षण में जो है का उद्देश्य में कार्य है। चौथे बिंदु की हम बात करते हैं, कारण पता हो जाने के बाद विचार किया जाना चाहिए कि उपचार क्या किया जाए। उपचार समस्या का प्रकृति पर निर्भर करता है। उपचार जो है किस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की समस्या है, बच्चे में किस प्रकार की समस्या होती है, बच्चे प्रश्न किस प्रकार हल नहीं करते हैं, क्यों नहीं हल करते हैं, इसका कारण क्या है। ये सब जो है किस पर निर्भर करता है। 5वें बिंदु की बात करते हैं, उपचार देने के बाद यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि यह समस्या उत्पन्न ही ना हो। जब बच्चे को अगर हम उपचार दे देते हैं, बच्चे के ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो हमें ये कहते ही नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे की समस्या ख़त्म हो गई है। बच्चे की जब तक समस्या ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इस पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम अगले चरण उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। मैथ रेमिडियल स्ट्रेटजी क्या है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक छात्रों की अधिगम संबंधी दोहे
तथा कठिनाइयों को दूर करके उनकी गति पद को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर व्यक्तियों के विभिन्न रोगों को उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधी दोषों एवं कठिनाइयों से मुक्त करके ज्ञान अर्जन करने की उचित दिशा को ओर मोड़ने का प्रयास करता है। मेरे साथियों, यहाँ पे जो है दोष होना चाहिए। दोष एवं कठिनाइयों से मुक्त करके उनको ज्ञान अर्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में योकम एवं सिम्पसन कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण मैं इस विधि को खोजने का प्रयास करता हूँ जो छात्रों में अपनी कुशलता या शिक्षा दे रहे हैं उसके आयु के अनुकूल है या नहीं है, बच्ची को क्या रुचि हो रही है उस विषय में, बच्चे को क्या योग्यता है, क्या अनुभव है बच्चे का। आप पूर्व अनुभव के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ बच्चे को जोड़ सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अध्यापक को निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। एक शिक्षक को बच्चे की कहाँ पर समस्या हो रही है, क्यों समस्या हो रही है, उसका जो है एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, उसमें दक्ष होना चाहिए। चौथे बिंदु की हम बात करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त पोषण देते रहना चाहिए। जब आप जो है बच्चे को जो है उपचारात्मक शिक्षण कराते हैं तो बालक को जो है उसमें रुचि हो, इसलिए बीच बीच में जो है पोषण के रूप में आप चुटकुले भी सुना सकते हैं। आप बच्चे को हंसाइए, खिलाइए, पर आप जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे को समझ होना चाहिए। पांचवें बिंदु की हम बात करते हैं, प्रक्रिया के समय छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहना चाहिए। जिस समय आप जो है यह उपचारात्मक शिक्षण देते हैं उस समय बच्चे को एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आप एक साइड जो है बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हैं, बच्चे दूसरे तरफ आपके बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप सही रूप से जो है उपचारात्मक शिक्षण जो है आप नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे जब तक सक्रिय नहीं रहेंगे तो बच्चे को सक्रिय रखने के लिए आपको जो है अपनी शिक्षण पद्धति में जो है परिवर्तन करना चाहिए। छठे बिंदु की हम बात करते हैं, छात्रों को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम मिलने चाहिए। छात्रों को अपनी सफलता के संबंध में जब बच्चे को आप कुछ प्रश्न देते हैं, बच्चे हल करते हैं, तो बच्चों को उसी समय में उससे जो उत्तर बताइए। बच्चों को क्या कीजिए, उसी टाइम में जो बच्चों को जो है। साथियों, तो आज का जो टॉपिक निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण था उसे आप सभी को
समझ में आ गया होगा। बार बार देख के इसे जो है बिंदु बार समझ सकते हैं। मेरे साथियों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।